गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्टडी विद दीपक राजपूत सर यूट्यूब चैनल और ऐप पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो आपकी क्लास रहेगी ये वर्ण विचार से संबंधित आपकी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। इससे पहले वर्ण विचार से संबंधित आपको क्लास मिल चुकी है और मास्टर कैडर और लेक्चरार कैडर से संबंधित ये आपकी 12वीं क्लास है और लगातार ये क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, डेली के डेली आप सभी क्लासेस को ज़रूर लगाएं और महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं मैं सिर्फ उन्हीं को ही टारगेट कर रहा हूं ताकि जो परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से ही आपको देखने को मिले। ठीक है जी, चलिए फिर शुरू करें हमारा टॉपिक आज का, जो कि वर्ण विचार से संबंधित आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें हमने देखिए वर्ण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया, जिसके अंदर हमने वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं और अंत के अंदर हमने अक्षर और हलंत के बारे में पढ़ा था। और मास्टर कैडर के एग्जाम के अंदर आपको हलंत से संबंधित एक प्रश्न बना था, जिसमें एक पूरा शब्द दे दिया था और उसी को ही आप सभी ने बनाकर लिखना था। जैसे स्वर लिखा हुआ है तो स्वर के अंदर इस तरह से स आ जाएगा, फिर व के नीचे फिर हलंत लग जाएगा, अ हो जाएगा, फिर र आपको देखने को मिलेगा, उसके नीचे हलंत और फिर अ देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से स्वर देखने को मिलता है आपको। अगर हम इसके खंड करते हैं या फिर कह लें हलंत लगाकर या कह लें हलंत लगाकर वर्ण का विच्छेद करते हैं। ठीक है जी, तो हलंत मैंने करवा दिया है और मास्टर कैडर के एग्जाम में हलंत से संबंधित प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, लेक्चरार कैडर के लिए भी महत्वपूर्ण है ये, वहां से भी आपको इससे संबंधित प्रश्न जरूर बन सकते हैं। वर्ण के भेद, वर्ण के दो प्रकार के भेद देखने को मिलते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन देखने को मिलते हैं। स्वर क्या रहते हैं, एक आपको ना दोबारा से मैं एक रिवीजन करवा रहा हूं, जल्दी जल्दी ये रिवीजन करेंगे, फिर आगे वाला जो भाग है उसको पूरा करेंगे। स्वर क्या होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उसे स्वर कहा जाता है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के। और आप सभी ने याद रखना है स्वर कितने हैं, 11 प्रकार के, 13 प्रकार के नहीं होते। ये आपने बिल्कुल गौर से ध्यान में रखना है, क्योंकि कई स्टूडेंट क्या है अनुस्वार और विसर्ग को भी इसके अंतर्गत ले लेते हैं, जो कि सही नहीं है। अनुस्वार और विसर्ग, देखिए अनुस्वार यह स्वर नहीं बल्कि एक चिन्ह है, यह नासिक्य ध्वनि को दर्शाता है। आज के समय में जो पंचम वर्ग है, जो वर्ग देखने को मिलते हैं ना कचट तप वाले, ये इनमें आपको जो 5वां वर्ण देखने को मिलता है उसे पंचम वर्ण कहते हैं और उसकी ध्वनि नाक से आपको देखने को मिलेगी। इसे नाक से, जैसे न बोलते हो, न का उच्चारण करते हो, न का उच्चारण करते हो, न का उच्चारण करते हो। ठीक है, तो ये सभी जो ध्वनियां हैं इसकी नाक से आती हैं। और आज के समय में जितने भी ये आपको वर्ण देखने को मिल रहे हैं इनका प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाने लगा। जैसे पहले मैंने बताया था कि संबंध ना पहले ऐसे लिखा जाता था, संबंध इस प्रकार से लिखा जाता था, लेकिन अब आधुनिक तौर पर जितने भी शोध हुए हैं अब संबंध इस प्रकार से लिखा जाता है। और एग्जाम के अंदर ना ये बड़ा प्रश्न भी बना था। उदाहरण के लिए जैसे गंगा है, पंकज, मंच, कुंज, घंटा, डंडा, दंत, बंद है, चंपक है, ये आपको देखने को मिलते हैं। नियम क्या है, जिस वर्ग का व्यंजन आगे आता है उसी वर्ग का अंतिम नासिक्य ध्वनि बनता है। और विसर्ग में देखिए यह भी स्वर नहीं है और इसका उच्चारण ह के जैसा होता है। जैसे आप कहते हो ना अतः, यहां पर 2 बिंदियां लग जाती हैं तो ये अत नहीं रहता, अतः रहता है। और संस्कृत के अंदर इसका ज्यादातर प्रयोग में होता है, हिंदी में बहुत कम इसका प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है जी, उदाहरण प्रातः, अंततः। और इसका प्रयोग अधिकतर तत्सम शब्दों के लिए होता है। आपको ना सीधा पूछा जाएगा
कि वर्णमाला के अंदर ऐसा कौन सा वर्ण है जो तत्सम शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। वहां पर आपने याद रखना है क्या है, विसर्ग का, जो कि अ के साथ 2 बिंदियां आपको देखने को मिल जाती। ठीक है जी। ना तो ये देखिए अनुस्वार और विसर्ग, ये ना तो व्यंजन में आते हैं और ना ही स्वर में आते हैं। ठीक है जी। ये जिसके साथ प्रयोग में आते हैं उसी की ध्वनि निकालने लग जाते हैं। अगर ये स्वर के साथ प्रयोग में आए तो स्वर की तरह ये बिहेव करते हैं, या फिर कह लें उसी की तरह से इनका व्यवहार हो जाता है। और अगर ये व्यंजन के साथ प्रयोग में आते हैं तो व्यंजन की तरह ये व्यवहार करते हुए देखने को मिलते हैं। अब आ जाओ आगत स्वर जो देखने को मिलता है, स्वर तो नहीं कह सकते, वर्ण इसको कह सकते हैं। अ जो अंग्रेजी से आया स्वर है या फिर कह लें वर्ण है। जैसे कॉलेज है, डॉक्टर है, ऑफिस है, यहां पर स्वर की जगह पर वर्ण करें, ये ज्यादा सही रहेगा। स्वर के भेद ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न बने हैं। ह्रस्व स्वर आपको देखने को मिल जाता है। कौन सा मिलता है? ह्रस्व स्वर देखने को मिलता है, महत्वपूर्ण है ये, परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न यहां से बन जाएगा। ह्रस्व क्या रहता है? जिनका उच्चारण कम समय में होता है उसे ह्रस्व कहते हैं। अ ई उ री, अब देखिए इनका उच्चारण करके देख लीजिएगा, मुख से हवा एकदम से निकलेगी और इनका उच्चारण बहुत आसान होता है। उ अ ई उ री, ठीक, इसको री बोला जाता है। ये इस तरह से री, इस प्रकार से, ठीक है, इसका उच्चारण इस प्रकार से निकलेगा री का। अब दीर्घ स्वर, इनका जो उच्चारण है अधिक समय में होता है। अब अधिक समय में कैसे है, समय कैसे लगेगा? जैसे आ बोलते, अब एक अ बोला है आपने और एक आ बोला है, ठीक है, आ बोलोगे तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। ई ए आई ओ ये आपको देखने को मिले जाएंगे, किसमें? दीर्घ स्वर में देखने को मिल जाएंगे। अनुनासिक देखिए, अनुनासिक सभी स्वरों का नासिक्य यानी कि नाक से उच्चारण हो, उन्हें कहा जा सकता है। जैसे अंग, अहं, इंग, इंग, उं, ए, आय, औ, ठीक है। तो यहां पर बिंदी लग जाती है, इसके साथ सीधा सीधा याद रख लीजिएगा, नासिक या नाक से इसका उच्चारण होता है। और नियम क्या है? जहां मात्रा होती है वहां बिंदु क्या होती है? चंद्र बिंदु की जगह बिंदु भी लगाया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है चंद्र बिंदु की जगह पर क्या लगा दिया जाता है? बिंदु का प्रयोग भी कर दिया जाता है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। इसको इतना ज्यादा पढ़ने का, डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार वैसे ही आप इसको पढ़ लो। ठीक है, अब देखो महत्वपूर्ण है जो बिल्कुल आसान शब्दों में है। व्यंजन में अ छुपा होता है, जैसे क के साथ हलंत लगा दिया और स्वर को अलग कर दिया, तो ये आपने ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जाएगा व्यंजन के साथ क्या छिपा होता है, तो अ छुपा होता है। हलंत जब लगाया जाता है तो उसमें क्या होता है? स्वर को हटाया जाता है। आपको पूछा जाएगा स्वर को हटाने के लिए क्या किया जाता है, तो हलंत का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम के अंदर यही प्रश्न बना है। स्वर 11 होते हैं। ह्रस्व स्वर जो आपको 4 देखने को मिलेंगे, दीर्घ 7 मिलेंगे। अनुस्वार और विसर्ग स्वर की श्रेणी में नहीं आते, वर्ण की श्रेणी में आते हैं ये। ठीक है, ना तो जो व्यंजन में आएंगे ना तो ये स्वर में आएंगे। अ के ऊपर अर्ध चंद्र बिंदु आपको देखने को मिल रही है, ये अर्ध चंद्र बिंदु है। और इसी को क्या कहा जाता है? आगत स्वर या फिर वर्ण कहा जाते हैं। ये अंग्रेजी के लिए प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी के शब्दों को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब एक ट्रिक देखिए, आ ई उ री छोटे, बाकी सब बड़े, इस प्रकार से याद रख लीजिएगा। अब इन दोनों को, ये तो 3 क्या है? छोटे हैं। बाकी जितने भी आपको स्वर देखने को मिलते हैं वो किस में आ जाते हैं? दीर्घ की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है जी, 11 आपको स्वर मिलते हैं, जिसमें से 4 आपको क्या मिलेंगे? ह्रस्व मिलेंगे, बाकी के आपको दीर्घ की श्रेणी में देखने को मिल जाएंगे, तो 7 वो रहेंगे। अब स्वरों के दोनों रूप, सामान्य और अनुनासिक, आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। सामान्य में इस प्रकार से मिलेगा जो आपको वर्णमाला में मिलता है, और अनुनासिक के अंदर अभी मैंने आप सभी को जो बताया है वो देखने को मिल जाएगा।
अगर उदाहरण के लिए समझना है तो देखो, सवार, संवार, कहा, कहां, विद, बिन, वही, वहीं, उगली, उंगली, पूंछ, पूछ, पूंछ, पढ़े, पढ़े, है, गोद, गोंद, चौक, चौक। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्या होगा, उच्चारण आपको देखने को मिलेगा। ध्यान देने योग्य बातें क्या है, दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर के केवल बड़े रूप नहीं होते, वे स्वतंत्र स्वर होते हैं। यानी कि देखो, अब ये स्वर क्या है, स्वतंत्र है, इनका प्रयोग किसी भी इनके साथ जोड़कर नहीं किया जाता, अपने आप में एक तरह से जो स्वर है स्वतंत्र है। किसी भी प्रकार की जो, जैसे व्यंजन है, व्यंजन के साथ क्या होता है, स्वर का प्रयोग हो जाता है। अब इसमें स्वर का प्रयोग आपको ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, तो ये क्या है, स्वतंत्र आपको देखने को मिलते हैं। और अनुनासिक ध्वनि क्या होती है, नाक से निकलने वाली। ठीक है जी, अब आ जाओ व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा देख लो, इंपॉर्टेंट है। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट या घर्षण के साथ बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन का उच्चारण हमेशा स्वर की सहायता से ही होता है। जैसे क के नीचे हलंत लगाकर अ आपको देखने को मिल जाता है स्वर, तो आपको क बन जाएगा। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन आपको कितने मिलते हैं, 25 देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर 5 वर्ग आपको देखने को मिलते हैं। ये भी मास्टर कैडर के एग्जाम में पूछा गया है कि वर्णमाला के जो स्पर्श व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्गों में आपको देखने को मिलता है। कौन से है, क वर्ग, जिसमें क, ख, ग, घ, न, यानी कि कंठ है, ध्वनियां ये आपको देखने को मिलेगी, यानी कि गले से निकलती हुई ध्वनियां। आप इनका उच्चारण करिएगा, आपको गले से ये ध्वनियां देखने को मिलेगी। च का उच्चारण देखिए, च, छ, ज, झ, न, तो ये जो ध्वनियां हैं तालु से निकलती हैं, यानी कि आपकी जो जीवा है वो क्या है, तालु से, यहां पर जो ऊपर होता है ना तालु, ठीक है, उसके साथ ये क्या है, टच करेगी, छुएगी उसको। ट वर्ग के अंदर क्या हो गई, हमारी जो जीवा है, ये वाली जो जीवा है, ये उसके अंदर तो सीधी टच करती है, जैसे तालु के साथ क्या है, हमारी जीवा टच करेगी। लेकिन यहां पर क्या है, ट वर्ग के अंदर हमारी जो जीवा है वो बिल्कुल मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है, घूम जाती है, और फिर ये तालु के अंदर टच करेगी या छुएगी उसको। तो आपको ट, ठ, ड, ढ, ण, ये आपको देखने को मिल जाएगा, किसके अंदर, मूर्धा में देखने को मिल जाएगा। त वर्ग देखिए, त वर्ग, ये दंत्य मूलक ध्वनि आपको देखने को मिलेंगी इसमें, यानी कि जब भी आप इनका उच्चारण करोगे तो आपकी जीवा क्या है, ऊपर वाले दांतों के साथ छुएगी। त, थ, द, ध और न, ठीक है। और प वर्ग में देखो, जैसे ही होता है ना, जो लिपस्टिक लगाते हैं कई बार लेडीज है, तो वो क्या करती है, दोनों होठों को आपस में एक बार बिल्कुल चिपका कर देखती है कि भी सही से वो फिट हो जाए। तो इसी प्रकार से प वर्ग है, ओष्ठ्य ध्वनि आपको देखने को मिलेगी, प, फ, ब, भ और म, ठीक है। ये सभी ध्वनियां किससे आपको निकलेंगी, दोनों ओठों के एक दूसरे के साथ स्पर्श होने से। इसके बाद आगे बढ़ो, अंतस्थ व्यंजन, ये पूछा जाता है परीक्षा के अंदर। अंतस्थ व्यंजन ये मास्टर कैडर में भी पूछा गया है। स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति के वर्ण को क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये स्टार लगा लो। इस बार ये पूछा जा सकता है कि स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित जो वर्ण होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो इनकी संख्या मुख्यतः कितनी, 4 होती है, य, र, ल और ब। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीव मुख के किसी भाग को जीव, तालु, दांत, ओठों के पास से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। एक ये वाली परिभाषा भी आप नोट कर लीजिएगा, अगर आपसे पूछी जाए कि ऐसे कौन से व्यंजन हैं जिनका उच्चारण करते समय जीवा, तालु, दांत और ओठों के पास से वो पूरी तरह से स्पर्श नहीं होते। आंशिक रूप में होते लेकिन पूरी तरह से नहीं होते, ठीक है जी। तो ये याद रख लीजिएगा, यानी कि ये छूते तो हैं आपस में लेकिन उस प्रकार से नहीं जितने वैसे जो हम व्यंजनों का प्रयोग करते हैं वो छूते। अब विशेषता है, इनमें अर्ध स्वर देखने को मिलता है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है, यानी कि सेमी वॉवल इनको कहा जाता है। ये कौन से हैं, य और व, य और व, अर्ध स्वर। आप इनको उच्चारण करके देखिएगा,
और बिल्कुल ही तेजी से इनकी ध्वनि है वो निकलती हुई देखने को मिलेगी, य व। ठीक है। अंतस्थ की बात करें, अंतस्थ व्यंजन में जैसे य व्यंजन है, इसकी ध्वनि क्या है, तालव्य है, तालु से ये छूती है और जीभ क्या है, तालु से लगती है। बस इसको याद रख लीजिएगा, य जो आपको देखने को मिलती है ध्वनि इसकी क्या है, तालव्य है। र है ये मूर्धन्य है, लुंठित मूर्धा इसको कहा जा सकता है और जीभ में कंपन उत्पन्न होती है। बोलकर देखिए र जब बोलोगे ना तो थोड़ी सी कंपन देखने को मिलेगी उसमें। ल क्या है, ल वर्तस्य या फिर पार्श्विक, इसको दंत मूलक बोला जाता है। जीभ के किनारों से हवा निकलती है। आप बोलकर देखिए, आपके जीवा है उसके दोनों साइड से ना हवा निकलेगी, ल ल बोलकर देखिए, ल, और दांतों से ये छुएगी भी। ठीक है। व आ गया, व ये दंतोष्ट है। व जो व्यंजन है इसका उच्चारण दंतोष्ट होता है। दांत और ओठ के साथ इसका उच्चारण होता है, दांत और ओठ के साथ, दांतों और ओठों का प्रयोग होता है। अब इसका उच्चारण करोगे, व वर्ण का जब उच्चारण करोगे तो नीचे वाले ओठ हैं, ठीक है, वो ऊपर वाले दांत के साथ छुएंगे। व बोलकर देखो आप। ठीक है। इसके बाद देखो महत्वपूर्ण क्या है, स्पर्श व्यंजन कौन से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, क से म तक। और ऊष्म व्यंजन जो आपको देखने को मिलते हैं श, श, स और ह के बीच ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो आपने अभी अंतस्थ व्यंजन किए हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बीच के अंदर आपको कौन से मिलेंगे, अंतस्थ व्यंजन मिलेंगे। ये आपने जरूर पढ़ लेना है, परीक्षा में सीधा सीधा यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है। उसके बाद देखो ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, इसमें हवा रगड़ खाकर निकलती है, श, श, स और ह। और इसमें देखिए मुख से गर्म हवा या वायु निकलती है और गर्मी यानी कि ऊष्मा जैसी अनुभूति होती है। आप बोलकर देखिएगा, इसका उच्चारण करो तो आपके मुख से गर्म हवा निकलेगी, श, श, स, ह। ठीक। आगत व्यंजन जो अन्य भाषाओं से आपको देखने को मिलते हैं, क, ख, ग, ज और फ। ठीक है जी। फारसी में आपको ये शब्द देखने को मिलते हैं जो कि आजकल हम हिंदी के अंदर इसका प्रयोग कर रहे हैं। ट्रिक देखिए, स्पर्श जो वर्ग हैं, स्पर्श व्यंजन है, उनके कितने वर्ग हैं, 5 है। कचट तप नाम से याद रख लीजिएगा। अंतस्थ की मैंने ट्रिक बताई थी, यार लव, य से य, र, ल और व। ऊष्म से शो, शो। ठीक है, शो, शो। इस प्रकार से बोलोगे तो आपको ये दोनों के दोनों, ये चारों के चारों याद हो जाएंगे, श, स और ह। ठीक है जी। आसान से हैं बिल्कुल और इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आगत व्यंजन के अंदर देखिए अरबी, फारसी और अंग्रेजी से आए हुए हैं और इनमें क्या है, नुक्ता लगता है। नीचे जो बिंदी लगती है ना, इसको क्या कहा जाता है, नुक्ता कहा जाता है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगत व्यंजन देख लीजिएगा, क के पैर में बिंदी जब आती तो किस प्रकार का जो आपको शब्द बनता है, कदम है, खत है, गजल है, जेवरा है, फौरन है। ठीक है, ये शब्द आपको देखने को मिलते हैं जो कि अरबी, फारसी के आपको ये शब्द देखने को मिलते हैं। संयुक्त व्यंजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। स्वतंत्र व्यंजन ये नहीं होते। अब आप सभी नोट कर लीजिएगा, 2 व्यंजनों के साथ मिलते हैं। आपसे पूछा जाएगा, पहले तो देखो स्वतंत्र स्वर आपसे पूछ लिया गया तो आपने 11 लगा देना है, वो आप सभी को पता है। व्यंजन जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते, वो किसके साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, स्वर के साथ। संयुक्त व्यंजन की बात की जाएगी तो आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से व्यंजन है जो स्वतंत्र नहीं होते, तो आपने संयुक्त व्यंजन को याद रखना है, च, त्र, ज और श्र। ठीक है, छ, त्र, ज और श्र ये आपको देखने को मिलेंगे। क के नीचे हलंत और श, ये आपको क्या मिल जाएगा, छ। क के नीचे हलंत र, त्र बन जाएगा। ज के नीचे न तो ये ज बन जाएगा। श के नीचे र और र, ये क्या हो जाएगा, श्र आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
बट चलो कोई ना, बाकी का जितना भी रहेगा वो हम कल की क्लास में फिर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए अब बाय बाय सभी को, फिर अपना ख्याल रखिए। ठीक है जी, कल की क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।